हैं आज पेश होने वाले बजट के बारे में। तो आपसे कुछ देर के बाद बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, और इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जिसके ऊपर आज नजर बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कही गई कि यह बजट ऐसा होने जा रहा है जैसा पहले कोई बजट नहीं रहा है। सुबह 11 बजे लोकसभा में यह बजट पेश होगा। रोजगार, महंगाई, टैक्स समेत कई मुद्दों पर नजर रहेगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिसने कोरोना ने जिसको प्रभावित किया, और उसके बाद अब ये बजट आ रहा है तो इसमें क्या कुछ हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले जो बात कही थी, आप उस बात को ध्यान में रख करके चलें कि हालांकि पहले भी इस पूरे साल कई मिनी बजट पेश होते रहे, और इस बजट को भी आप उसी कड़ी का एक हिस्सा मान करके चल सकते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बार बार जनता के सामने आई और अलग अलग जो पैकेजेस हैं वो जनता के लिए उनको अनाउंस करती रही। इन सब चीजों के बीच सबसे ज्यादा और सबसे खास नजर जो कृषि क्षेत्र पर रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ गुरजीत सिंह मान जुड़े हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। घर में जो सबसे कमाऊ पूत होता है उसके ऊपर माँ बाप की नजर और पूरे परिवार की नजर रहती है, और हमने देखा कि कृषि क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो ग्रोथ कर रहा था इस पूरे काल के दौरान। कितनी नजर इस पर और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? क्या इस कमाऊ पूत पर सरकार की नजर रहेगी अच्छे खासे तरीके से? कुछ बेहतर और ज्यादा मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं कटौती हो सकती है? देखिए, मिलेगा क्या ये तो 11 बजे के बाद पता लगेगा। लेकिन मैंने पहले भी अभी जिक्र किया कि जो पीएम किसान जैसी योजनाएं हैं ये चलती रहनी चाहिए। अगर इसमें कुछ बढ़ोतरी हो वो भी ठीक है, लेकिन इससे सीधा साधा कृषि क्षेत्र को कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि दैट इज ए वेरी पैटी अमाउंट जो वैसे ही जेब खर्ची में चला जाता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट इन R&D, और वो भी पब्लिक सेक्टर में बहुत जरूरत है। ये नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट अलॉट करें और किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दें, बाद में वही प्राइवेट सेक्टर कुछ रिसर्च करके कुछ प्रोडक्ट बनाए और उसे औने पौने महंगे दामों पर किसान को वो टेक्नोलॉजी दे। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। जो पुरानी नीतियां, जो ग्रीन रेवोल्यूशन नंबर फेज 1 से चल रही हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर में ही रिसर्च हुई थी, और आपको मैं देना चाहता हूं कि वहां उसमें स्वामीनाथन जी थे, डॉक्टर बोरलॉग थे, MS रंधावा थे। ये सब पूरे हिंदुस्तान में न होकर केवल उत्तरी भारत में हुआ, क्योंकि यहाँ के किसानों ने ये हिम्मत दिखाई, ये जोखिम लेने की क्षमता दिखाई। वही अब भी होना चाहिए। अब हालांकि ये फार्म एक्ट के लेते बहुत कुछ कंफ्यूजन हो गया है। इसमें मैं कम से कम सरकार से कहूंगा कि फार्म आंदोलन को लेते हुए सरकार ये कोशिश ना करे कि बजट को एक सही बजट के रूप में पेश करने की बजाय फार्म आंदोलन को ढकने के लिए एक आनंद फानन में कुछ फिर से ऐसे बजटरी गलत डिसीजन ले जिसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा ना हो या नुकसान हो। वो रिसर्च पर पूरा डिवोट करें। अगर डाइवर्सिफिकेशन करनी है तो उसके लिए प्राइस एश्योरेंस जो नई क्रॉप सरकार लेकर आना चाहती है उसको लेकर आए। इसी प्रकार से जो अभी दो मेरे साथी प्रोफेसर विवेक और सीनियर जर्नलिस्ट अपने शंभू जी से मैं सहमत हूँ कि बहुत सारे BPOs जो हैं ये सब चीजें मैं तो कहता हूँ रूरल BPOs बनने चाहिए। जब पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं होता था तो बड़ी कंपनीज कहती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गुड़गांव की चीजें हरियाणा के छोटे शहरों में नहीं जा सकती, पूना और बेंगलोर की चीजें नहीं जा सकती। लेकिन जब पैंडेमिक में चली गई हैं तो वो छोटे शहर से भी गांव में क्यों ना जाए। गांव में भी बीटेक बैठे हैं अनएम्प्लॉयड, वो कृषि में बैठे हैं, वो कृषि के साथ साथ इस तरह की वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें सरकार को नायाब तरीके से सोचनी चाहिए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप इधर उधर से उसको गुरजीत जी, जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, और हमने देखा था कि पिछले कुछ साल से इस बात का जिक्र है कि क्लस्टर्स बनाए जाएं छोटे छोटे, ताकि जहां जिस क्षेत्र में किसी फसल की खेती ज्यादा होती है तो न सिर्फ वो फसल जो है वो बेची जाए एक रॉ मटेरियल के तौर पर, बल्कि उससे कुछ उत्पाद बना करके उनको बेचा जाए, जिससे आसपास के गांवों के जो आय है वो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसके कुछ एक जगह पर एक्सपेरिमेंट होते भी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब ये, या फिर कहें इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, सीरियसली इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जी हाँ, बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं किया गया। बहुत सारी तो महज अनाउंसमेंट्स रही और वो प्रोजेक्ट नहीं लगे। जी हाँ, ऐसे प्रोजेक्ट लगे जिनका वहां पे कोई सार्थकता नहीं थी। कुछ पुराने अरसे की बात है, सिरसा में एक जूट का प्रोजेक्ट लगाया गया, जबकि जूट रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल सिरसा में होता ही नहीं है। ऐसे इसी प्रकार से जो केन शुगर मिल्स हैं
उनको भी ऐसी ऐसी जगह पे चयनित करके लगाया जाए जहाँ पे गन्ना नहीं होता है, बाद में वो 6 यूनिट होकर के बिक गए। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि नीति आयोग या उससे पहले प्लानिंग कमीशन होता था कि वो किस प्रकार की प्लानिंग करते हैं। क्या वो केवल अपनी एक अपने जो आलीशान दफ्तरों में ही बैठकर रिसर्च करते हैं या ग्राउंड रियलिटी भी जानना जा करके जानते हैं। इसके लिए उन्हें ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा और उन्हें अपना जो लाभ लश्कर लेकर जाते हैं, एक अधिकारी के तौर पर जाते हैं, तो उन्हें एक असली पिक्चर वहां से नहीं मिलेगी। उनके कुछ चुनिंदा लोग उनके उनके ही पसंद की बातें कह देंगे। वो जैसे पुराने भी समय में राजा लोग जाते थे वेश बदल करके। हाँ। इसलिए इनको डाउन टू अर्थ होकर के जाना पड़ेगा, वहां से ये रिसर्च निकालें, फिर उससे प्लानिंग करें। जो ये इंटरनेट से रिसर्च करते हैं, गूगल से ढूंढ लेते हैं, फॉरेन के जो लॉज हैं उनको कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर लगाते हैं, ये कभी किसी देश में कामयाब नहीं हुए। भारत में बिल्कुल नहीं होंगे। हमें बिल्कुल ओरिजिनल थिंकिंग से चलना पड़ेगा। मुझे लगता है प्रोफेसर विवेक मेरी इस बात से आंशिक तौर पे जरूर सहमत होंगे कि ये जो आर्थिकता है ये बहुत ही एक माइक्रो लेवल का सब्जेक्ट होता है, ना कि नेशनल लेवल का। ये बात कौन से गांव की आर्थिकता, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है गुरजीत जी, और ये सच में बहुत जरूरी है कि हम अगर किसी दूसरे देश के कानून को देख करके और फिर उस जैसा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश अगर करते हैं और सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करने तक ही सीमित रखते हैं और ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो चीजें ग्राउंड पर हम रिसर्च नहीं करें तो उसमें बड़ी समस्या आ जाती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर हम तमाम दर्शकों को और अपने तमाम मेहमानों के सामने रख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बजट की पहली कॉपी उन्होंने दी और थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की भी एक बैठक शुरू होने जा रही है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता करेंगे और आम बजट को उसमें मंजूरी दी जाएगी। ये एक तरीके से पूरी प्रक्रिया है जिसे अपनाया जा रहा है। वित्त मंत्री अभी राष्ट्रपति से मिली और उन्हें बजट की कॉपी दी, उसके बाद अब कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें बजट को मंजूरी जो है वो दी जाएगी और फिर आगे उसे लोकसभा में 11 बजे जो है वो पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर के बाद कैबिनेट की इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे और आम बजट को इसमें मंजूरी दे दी जाएगी और 11 बजे इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और सबसे खास बात, डिजिटल इस बार पेश होगा, डिजिटली इस बार पेश होने जा रहा है। कोरोना की वजह से ही ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं और अब देखना इसमें यह है कि अब किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इस बार क्या खास रहने वाला है जिसका जिक्र बार बार निर्मला सीतारमण कर रही हैं और जिसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। इस बार ऐसा होगा जैसा 100 साल में भी नहीं आया, तो ऐसा क्या होने जा रहा है इस बार बजट में और किन चीज़ों पर बातें होने वाली हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरजीत जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया, वो जुड़े और उन्होंने कृषि क्षेत्र के बारे में तमाम ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें रखी जो बेहद ज़रूरी है और देखना होगा कि वो सब चीज़ें क्या इस बार जब बजट पेश होगा आपसे कुछ देर के बाद तो उसमें रहने वाली हैं और ये सब अब आगे देखेंगे। शंभू भद्रा हमारे साथ हैं और हमारे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह हैं, अर्थशास्त्री हैं। शंभू जी, मैं पहले आपसे बात करना चाहता हूँ, इस बात को किस नज़र से देखा जाए कि 100 साल में ऐसा बजट नहीं आया होगा जैसा इस बार आएगा, ये किन आधारों पर कही गई बात हो सकती है? क्योंकि आप राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा चीजों को और बयानों को देखते आए हैं, क्या इसमें कुछ अलग हो सकता है इस बार? चलिए भी हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रोफेसर विवेक सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे भी बात करेंगे। यतेंद्र जी हमारे साथ हैं, व्यापार जगत की जानी मानी शख्सियत हैं। यतेंद्र जी, उम्मीदें कितनी हैं व्यापार जगत को इस बार बजट से? उम्मीद पूरी हो जाए जब है, सबसे बड़ी उम्मीद चाहिए अब कोरोना काल के जो व्यापार के संकट है उसको सपोर्ट की एमएसएमई सेक्टर को बहुत आवश्यकता है। कुछ टैक्सेशन घटे तो व्यापारी का उत्थान हुआ। ये बात भी सही है कि जितना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जितना हम सप्लाई उतना ही व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। बजाय हम यूजर बनने के चाइना की तरह हम पूरे विश्व में अपनी सप्लाई दे पाए। आवश्यक है कि बैंक से तो सरकार की सपोर्ट है, रॉ मटेरियल की सपोर्ट है, उस पर टैक्सेशन की सपोर्ट है। टैक्सेशन में अगर रिलीफ मिलेगी, जैसे मैं हार्डवेयर इंडस्ट्री करता हूँ
अब हार्डवेयर इंडस्ट्री में इतना है, अगर ये टैक्स अच्छा, एक चीज और यतेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जीएसटी जब लागू किया गया था तो कहा गया था कि एक अभी शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब व्यापारियों को व्यापार करने में बहुत ज्यादा आसानी इससे हो जाएगी। लंबा समय हो गया है अब जीएसटी को लागू हुए, अब क्या आप लोग उस आसानी को महसूस कर रहे हैं? उसकी कुछ खास बातें ऐसी लग रही हैं कि हाँ अब अच्छा हो रहा है कुछ? आसानी हो गई थी, जैसे हुआ देश की स्थिति बदली, व्यापार की स्थिति बदली, से पेमेंट भी ठीक हुई। तो ये कोरोना ने संकट अपने देश के साथ जो पेश किया है, तो परमावश्यक है परिस्थिति। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपकी समझ पा रहा हूँ। आवाज आपकी साफ मिल नहीं पा रही। मेरी टेक्निकल टीम से अनुरोध कि वो सही करें जो भी तकनीकी इसमें खामी है। शंभू जी, अगर आपको मेरी आवाज सुन रही है तो आपसे मेरा सवाल जो मैं पूछ रहा था, इस बार ऐसा बजट होगा जो 100 साल में नहीं आया होगा। इसे केवल राजनीतिक बयान समझें या अर्थशास्त्रियों की नजर में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है, 100 साल में भी ऐसा नहीं हुआ, इस बार कुछ ऐसा क्या खास होने जा रहा है? और एक पत्रकार इसको किस नजर से देखता है? क्या केवल इसे एक पॉलिटिकल बयान देखा जाए, या फिर एक वित्त मंत्री अगर इस बात को कह रही हैं तो ये बहुत अपने आप में खास हो रहा है और इसको उसी नजर से देखा जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि ऐसा क्या होने जा रहा है? खास करके बयानों को लेकर के और स्टेटमेंट को लेकर के जी। तो उसके आधार पे तो मुझे लगता है कि यह भी एक पॉलिटिकल एक बयान है जो कि कंट्री को पॉजिटिव सेंटिमेंट देने के लिए एक वित्त मंत्री ने कहा कि हम बजट लेके आएंगे तो 100 साल में भी नहीं आया। तो मेरा कहना उसको जो मैं देख रहा हूँ एक पॉलिटिकली करेक्ट बयान देख रहा हूँ, और इसमें ग्राउंड पे क्या होगा उसकी संभावना इसीलिए कम लगती है कि पिछले भी जब कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज लागू किया गया, अनाउंस किया गया, तो उसके ग्राउंड पे कुछ खास नहीं हुआ और उसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा देने लायक कुछ नहीं थी। 17 लाख करोड़ वही था जो बजट में घोषणाएं थी, उसी को आपने दोबारा से घोषणा कर दी। हाँ। तो इस लिहाज से मैं देखूं, और पिछले 2015 से अगर आप देखें तो अभी 2020 तक देखें तो जो 6 बजट पिछले आए हैं हर साल के, उस बजट में किसी भी ईयर में कोई सरकार अपना पूरे बजट में जो अनाउंसमेंट था उसको पूरा नहीं कर पाई है किसी भी ईयर में। इवन की कंट्री की हालत देखें, जो सांसद हमारे हैं उसको 5 करोड़ से ज्यादा पैसा मिल रहा है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो हमारे सारे सांसद भी अपने जो ईयरली जो खर्च करना है उनको अपने सांसदीय क्षेत्र में वो भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब घोषणाएं तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत ही वीक रही है इस सरकार के दरमियान में, और ये लगातार वीक रही है, कोई एक दिन की बात नहीं है। आज आप अरुण जी किसी भी डीएम से बात करें और उनको पूछिए कि जो सरकार की योजनाएं हैं आप कितना घोषणा कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो वो डीएम बोलेगा कि जो 1 साल से हम तो कोरोना में फंसे हुए हैं, कोरोना के कारण से सारे प्रोजेक्ट को ऐसे रुके हुए हैं, ऐसे किए हुए तो पैसा ही नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट में जाके किसी भी सरकारी दफ्तर में आप बात करिए तो वो पैसा का रोता हुआ दिखाई देगा। और तो इस हिसाब से जो मुझे लगता है कि सरकार घोषणाएं बेशक अच्छी करे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वीक है, इसके वजह से हमें वो ग्राउंड पे रियलिटी पे होते हुए कम दिखाई देता है। शंभू जी, ये चीज जो आप जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन का जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हमने देखा ये चीज कि यहाँ पर भारत देश में इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम होना बहुत जरूरी है, और बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है, जितना होना चाहिए उतना भी नहीं हो रहा है। हम घोषणाएं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं, ऐसा नहीं कि इसी सरकार में हो रही, पिछली सरकारों में होती नहीं, पिछले 70 साल से बहुत ज्यादा घोषणाएं होती नहीं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन जो है उस स्तर पर नहीं हुआ। तो हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, या ध्यान हम देना नहीं चाहते हैं उस तरफ? एक्चुअली क्या है, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जब तक उसको आप पब्लिक के प्रति जिम्मेदारी उसकी तय नहीं करेंगे, जैसे आप दिल्ली में देखिए कि लाल किले पे कोई जाकर के एक धार्मिक झंडा फहरा देता है, वो व्यक्ति वीडियो भी जारी कर रहा है, हमारे पास पुलिस तंत्र है, उसके बाद हम उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूँ कि आज उसके बाद
दिल्ली में गणतंत्र दिवस होता है और गणतंत्र दिवस में पूरे देश की एक तरह से दिल्ली की सुरक्षा टाइट है, इसके बाद भी लाठियां तक कोई पहुंच जा रहा है। हाँ। तो यानी कि अब तक उस पुलिस वाले की जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी कि अगर वो व्यक्ति पहुंचा कैसे वहां पे, जब तुम सुरक्षा दे रहे थे, किसी एक को सस्पेंड नहीं कर पाए, किसी एक को आप पद से नहीं हटा पाए। तो ये एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं कि सरकारी एम्प्लॉय की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो फिक्स नहीं है। जिम्मेदारी तय नहीं की जाती और यही कारण होता है कोई भी योजनाएं जब सरकार लागू करती है तो वो योजना अफसर के फाइलों तक सीमित रह जाती है। वो आप देखिए कि देश की कोई भी योजना हो, किसी भी योजना का हम अगर कर ले एक्सरे कर ले तो पता लगेगा कि वो योजना सही मायने से उस जगह पे पहुंचे ही नहीं, लाभार्थी जो है उनको मिला ही नहीं। पीडीएस में अनाज को छोड़ करके बाकी देखिए कि जितनी भी सरकार की डेवलपमेंट की योजनाएं हैं 5-5 साल लेट चलती है, 7-7 साल लेट चलती है। उस योजना का जो कॉस्ट है वो आप बढ़ता 1 चला लाख जाता करोड़ है। तय करते हैं, 5 साल में वो 5 लाख करोड़ पहुंच जाता है। तो उसमें करप्शन सिस्टम और जो लूप बिल्कुल, होल्स है बिल्कुल। उसको दूर करने के लिए सरकार कभी प्रयास ही नहीं करती है। तो जब तक आप जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे अफसरों की, चाहे उस योजना से जुड़े आदमी की, आप देखिए कि श्रीधरन मेट्रो प्रोजेक्ट को दिल्ली में कैसे अच्छे से कर पाए। हाँ, इसी सरकार की एक बॉडी थी ना, लेकिन बिल्कुल। वहां पे क्या था कि जब वो सरकार सिस्टम में थे वो काम नहीं कर रहे थे, वही आकर के देखिए कि कितना अच्छा काम किया उन्होंने मेट्रो में, कि मेट्रो प्रोजेक्ट टाइम से पूरा हुआ, टाइम से पहले पूरा हुआ। तो इससे सीख लेकर भी हमारी सरकार अपने मंत्रालय में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने अफसरों को जिम्मेदार नहीं बनाते हैं कि वो ये नहीं करते हैं। आपको ये बेहद जरूरी पॉइंट शंभू जी आपने बिहार में लालू प्रसाद बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे उस बार, और बिहार का पता होगा आपको कि कोसी नदी और कमला में हर साल बाढ़ आती है। हाँ। तो कोसी में उस बार बाढ़ आती है और वहां पर क्या था कि ठेकेदार और इंजीनियर की मिली भगत होती थी। वो करते क्या थे कि जैसे ही बाढ़ आती थी उस वक्त में कहीं न कहीं तटबंध को वो काट देते थे ताकि बाढ़ आए और फिर ठेकेदारी आएगी और सारा कुछ इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत से होता था। उसमें सरकार के मंत्री भी मिले होते थे। हाँ। लालू आते ही उन्होंने कहा कि अगर इस बार बांध टूटा तो उन सारे अफसरों को उस कोसी में हम फेंक देंगे। वो बयान बेशक खराब था लेकिन उसका असर ये हुआ कि उस साल बांध नहीं टूटा। तो यानी ये जिम्मेदारी तय करने की जो बात हाँ, ये बहुत सही बात है शंभू जी की जिम्मेदारी। और भारत देश में खासतौर पर एक कहावत जो हमेशा कही जाती है कि लाठी के बल पर ही काम होता है, और जोर से जब आप काम कराते हैं, और ये कहा भी जाता है कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं। तो जो ये बयान आप बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है ये कि एक मंत्री का या एक नेता का इस तरीके से ऑफिसर्स के लिए ऐसा बयान जो है वो ठीक नहीं कहा जा सकता उसकी भाषा, लेकिन उसका अगर असर हुआ है तो निश्चित तौर पर इस बात से समझा जा सकता है कि इसी तरीके से असर हुए। बहुत बड़ी बात है। प्रोफेसर विवेक, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज के वक्त अगर देखें कोरोना काल से और कोरोना काल के बाद की स्थिति और इससे पहले की स्थिति हम देखें तो 30 से 35 हजार महीना कमाने वाला कोई व्यक्ति जो परिवार में अगर अकेला कमाने वाला है तो कोरोना काल से पहले किसी तरीके से घर चला रहा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उसकी जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई। अब उसके बाद उसके उतनी ही सैलरी में चीजें और ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो क्या ये चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं प्रोफेसर विवेक? चलिए मैं छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा प्रोफेसर आपके पास, और इसी सवाल के साथ यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे और बात आपसे करेंगे सीधी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स
सिर्फ खबरफास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। संसद भवन पहुंची निर्मला सीतारमण। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद जो है वो बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक है। थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है, 10:15 बजे का इसका समय था और अब से थोड़ी देर के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद बजट को मंजूरी मिलेगी कैबिनेट की और फिर 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। संसद भवन वित्त मंत्री पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी और फिर बजट पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी संसद भवन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। तो हमारे साथ तमाम और मेहमान भी जुड़ गए हैं। आशीष मान भी जुड़े हैं हमारे साथ, शिक्षाविद हैं, और सतवीर चौधरी भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का भी स्वागत है सर। पहले मैं प्रोफेसर विवेक सिंह से बात कर रहा था। प्रोफेसर, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, मैं यही जानना चाह रहा था कि मोटे तौर पर इसे कहें कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ऐसी स्थिति अब हो गई है। 30-35 हज़ार कोई कमाता था कोरोना काल से पहले तो वो किसी तरीके से अपने परिवार को चला रहा था, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि उसका खर्चा ही उतना हो गया है। और फिर इस बीच ये कहना कि हमें खर्चा करवाना होगा या खर्च करना होगा, मार्केट में पैसा आएगा तब जाकर के मार्केट चलेगी, तो ऐसी परिस्थिति में वो बेचारा क्या करे? अरुण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, उसकी जो आमदनी थी वो तो कम हो गई है और महंगाई बढ़ गई है। तो आमदनी का कम होना और महंगाई का बढ़ना दोनों उसके लिए चिंताजनक है। अब देखिए, अभी इससे पहले जो बात हो रही थी कि किसान, मजदूर, हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, सभी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और सरकार को इकोनॉमी में पैसा डालना पड़ेगा। कम से कम 10-15 लाख करोड़ का पैसा डालना पड़ेगा सरकार को, और तभी हम बोलेंगे कि यह बजट ऐतिहासिक है। हालांकि यह राजनीतिक बयान है और इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कि देखिए, अभी बिल्कुल बात आपके साथ ठीक हो रही थी। हमारे देश में एक समस्या है कि हम लोग वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, घोषणाएं बहुत बड़े बड़े करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, और इसलिए क्योंकि कोई जवाबदारी फिक्स नहीं है। अब देखिए, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, क्योंकि हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे तो किसानों से ही शुरुआत होती है। एमएसपी मिलना चाहिए। सरकार नहीं दे रही है, प्राइवेट अगर मान लो कंपनी भी देती है तो एमएसपी मिलने में क्या दिक्कत है? अगर सरकार से जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी, इससे किसानों की आय बढ़ेगी। आपको पता है कि एमएसपी लगभग 5%, 6% किसानों को मिलता है। तो हम कैसे किसान आत्मनिर्भर होगा? जब तक उसके पास पैसा नहीं आएगा, किसान कैसे खर्च कर सकता है? तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसानों की और आम जनता की, उसको हम रोजगार कैसे दें, और अगर वो रोजगार बढ़ कर रहा है तो उसकी हम इनकम को कैसे बढ़ाएं। बिना उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको इकोनॉमी में पैसा डालना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है, अब मुझे आप ये बताइए कि सबको एक ही उम्मीद है, जो मिडिल क्लास है उसको उम्मीद है कि हमें इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलने वाली है। और आप ये सोचिए कि हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो कम हो रही है। हमारे देश में टैक्स बढ़ रहा है, हमारे देश में इसकी प्राइस बढ़ रही, तो क्या पेट्रोल और डीजल में भी राहत मिलेगी इस बार? क्योंकि अगर देखिए, अगर एक परिवार अगर 5,000 रुपए टैक्स में जा रहा है, वही वो पैसा खर्च करेगा कहीं और से, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी उसकी, हमारी जीडीपी सुधर सकती है। तो सरकार को सब ध्यान देना पड़ेगा, और केवल बड़े बड़े घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा, उसको आपको असल में इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा। तो मुझे देखना है कि इनकम टैक्स में क्या छूट मिल जाती है,
हमारे रोजगार बढ़ाने के लिए क्या लेकिन सर एक चीज हम ये भी देखते हैं ना, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार चले गए हैं, ये बात सरकार खुद मान रही है, लेकिन बहुत सारे डेटा और अलग अलग एजेंसीज के हैं कि ये नंबर और ज्यादा है, सरकार के डेटा से बहुत ज्यादा है एक्चुअल अगर देखें ग्राउंड पर। तो ऐसे में उनके लिए सोचना, और दूसरी बात ये भी कि अगर इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ राहत मिलती है, इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलती है, तो वहां पर भी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि वो इनकम टैक्स देने वाले आखिर हैं कितने, और जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, उनके लिए राहत की बात हम कब करेंगे और उनको किस तरीके से राहत दी जाएगी, बहुत सारी चीजें इस पर आ जाती हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है अरुण जी, समस्याएं बहुत हैं, क्योंकि यह जो साल है यह समस्याओं वाला साल था 2020, और 2021 में अब वित्त मंत्री के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि लोगों की खर्चों जो खर्च करने की शक्ति, उनके जो परचेजिंग पावर जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ाना है। उसके लिए आपको रोजगार पर फोकस करना पड़ेगा, आपको वही सारी स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि उनका रोजगार बढ़े और उनकी इनकम बढ़े, ताकि उसका एक्सपेंडिचर बढ़े। दूसरी बात यह है कि आपको साथ ही साथ अपने रेवेन्यू, देखिए आप पैसा खर्च तब करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, और देश के पास आप सबको पता है कि इस समय पैसे की कमी है, रेवेन्यू हमारी कमी है, तो उसका जनरेशन भी हम सरकार के लिए करना पड़ेगा। सरकार को अपनी जो परेशानियां हैं, अपनी जो खर्चे हैं, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने पहले बताया बॉन्ड के जैसे जरिए पैसा आ सकता है, हमें पैसा ज्यादा बढ़ाना है और लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना है, इसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता, और इसी बात पर फोकस इस बजट में होने वाला है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। शंभू जी, एक आखिरी सवाल आपसे, मैं चाहता हूं बड़े संक्षेप में आप समझाएं उसे, क्योंकि आप बहुत बारीकी से अध्ययन इन चीजों का करते हैं और समझा भी पाएंगे, शायद हमारे दर्शक भी समझ पाए। एक मजदूर जो पहले मजदूरी जो 300 रुपए या 400 रुपए तक उसे मिल जाती थी, या कई कई जगहों पर तो 200 से 250 रुपए भी वो पर मजदूरी करने में भी वो मजबूर था, और दिन में अगर वो खाना खाता है किसी सड़क किनारे लगी किसी रेडी पर, तो 30 से 35 रुपए में या 25 से 35 रुपए में वो अपना एक समय का जो है लंच वो कर लेता था। लेकिन अब उसमें भी, क्योंकि जहां वो खाना खाता था उसने भी प्लेट का कॉस्ट बढ़ा दिया है, उसको जो डिस्पोजेबल प्लेट मिलती थी उस प्लेट वाले ने उसका पैसा बढ़ा दिया, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वही प्लेट अब 55 से 50 रुपए या 60 रुपए तक की हो गई। ये बड़ी मजबूरी है, इसको कैसे निपटेगा वो, इस पर मैं आपसे पूछूं शंभू जी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक जो है केंद्रीय सचिवालय में, वो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो गई है, और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो पहुंच गए हैं, और अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसमें पहुंची थी। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है, और इसमें बजट को मंजूरी दे दी जाएगी। अब से कुछ देर के बाद करीब 35 मिनट का समय और बचा है जब बजट पेश किया जाएगा, और पहली बार ऐसा हो रहा है डिजिटल बजट। शंभू जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं इसी सवाल के साथ। यह बहुत बड़ी समस्या उस व्यक्ति के लिए है, और फिर वही बात कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो कैसे राहत महसूस करे। शंभू जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? चलिए, लगता है शंभू जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम उनके पास फिर लौटेंगे। आशीष मान और सतबीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतबीर जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं हेल्थ के बारे में। अगर हम बात करें तो ये साल जो है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रहा। कोरोना ने ऐसा हमें दिखा दिया कि कुछ भी एक ऐसा कीटाणु आएगा छोटा सा, और वो पूरी दुनिया में मतलब ऐसे तबाही जैसा कुछ मचा देगा और सब कुछ बंद हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उस सिचुएशन में जब हमने देखा लॉकडाउन लग गया था और एक ऐसा डर का माहौल था, हर कोई भाग रहा था, टेलीविजन पर हम एडवर्टीजमेंट देख रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एडवर्टीजमेंट लगातार उनकी बम्बार्डिंग हो रही थी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी। तो स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको बिजनेस बनाने वाले लोग भी सक्रिय हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे में सरकार की और इस बजट से कितनी उम्मीदें लोगों को, और सरकार की जिम्मेदारी कहां पर आप देखते हैं, किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को आपकी नजर से समझना चाहेंगे? सतबीर जी। पहली तो नमस्कार अरुण जी, आपके माध्यम से सभी को नमस्कार। आपने बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कोरोना से हेल्थ सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ने की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, जो 69,000 करोड़ या 70,000 से करोड़ से कम जो बजट अलॉट हुआ था, उसी बजट में से कोरोना में बजट चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हेल्थ सेक्टर का बजट इनडायरेक्टली कम हो गया। और मुझे लगता है इस साल भी ऐसा ही किया जाएगा जी।
अगर आप हेल्थ के बजट का 40% या 30% कोरोना पे ही खर्च कर दोगे तो बाकी खर्च बेसिक जो हेल्थ सर्विसेज हैं, सुपर स्पेशलाइज सर्विस हैं, फार्मा सेक्टर है, आपकी अन्य योजनाएं हैं, वो कैसे चलेंगी? बिल्कुल। तो पहले तो हम ये कहते थे कि 10% बजट बढ़ा दो, 20% बजट बढ़ा दो। अब 10-20% बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ेगा। पहली तो बात ये कि हेल्थ का जितना बजट है वो कम ना किया जाए, दिस इज वन। और जो कोरोना का बजट है हेल्थ बजट में ना जोड़ा जाए। अदरवाइज क्या होगा, बना करके कह देंगे जी 40% या 50% बजट बढ़ गया है और असल में जो बजट बढ़ा होगा उससे ज्यादा कोरोना पे खर्च हो जाएगा। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये बेसिक जो है, जो ब्राजील में है या अर्जेंटीना में है, सब जगह जीडीपी का जो परसेंटेज कितना बजट खर्च होना है हेल्थ पे और इसी प्रकार बजट का परसेंटेज कितना है वो बहुत ज्यादा है और हमारे देश में बहुत कम है। तो कम से कम बजट पिछले साल से डबल होगा तो थोड़ी सी तसल्ली होगी, लेकिन वी विल बी स्टिल मच लोअर देन अदर डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री तो 15% 10% खर्च करते हैं और हमारा जो बेसिक बजट है डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा चला जाता है, उन पे भी खर्च होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन को पीछे छोड़ दिया जाता है, वो गलत है। और उसके बाद माल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये अच्छी बात है कि कोई कैंसर का मरीज है, दिल में छेद है, जो ऐसी बीमारियां हैं, आरोग्य कोष में से उनको पैसा मिलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेसिक सर्विसेज नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। एक डिलीवरी कराने के लिए कोई लेडी जा रही है, उसकी डेथ हो जाती है, या निमोनिया से बच्चे की डेथ हो जाती है, या लूज मोशन से डेथ हो जाती है, या डेंगू से डेथ हो जाती है, या एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। बेसिक सर्विसेज है, सरकार का काम है। बिल्कुल। जो कारपोरेट हॉस्पिटल हैं वो बेसिक सर्विसेज में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये बेसिक सर्विसेज कैसे चल रही। ये तो प्राइमरी केयर है, प्राइमरी और बेसिक केयर पे जोर देना भी बहुत जरूरी है। और फार्मा सेक्टर की जैसे बात होती है कि जन औषधि केंद्र खोल दिए गए हैं, वो भ्रष्टाचार के अड्डे ज्यादा हैं, लोग वहां से दवाई नहीं खरीदते। उसका कारण ये है कि वहां जो दवाइयां हैं अच्छी कंपनियों की दवाइयां नहीं खरीदी उनके पास मिलती। पहले आपको आइडिया होगा, IDPL है, TDPL है, बहुत अच्छी सार्वजनिक सेक्टर में दवाइयों की कंपनियां थी। अब जमाना ऐसा आ गया कि BSNL ही बिक रहा है और रेलवे और ये सब प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, तो वो जो सरकारी बनाने वाली जेनरिक दवाइयां वाली सरकारी कंपनियां थी वो तो लगभग बंद ही हो गई हैं और जो प्राइवेट कंपनी बनाएगी वो अपना फायदा देखेगी। बिल्कुल सर। उसको जेनरिक में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए जन औषधि जरूर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जेनरिक दवाइयां होनी चाहिए, लेकिन ढंग से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये एक बार फिर से सर पॉइंट आ गया। ये अक्सर अभी हम लगातार जो चर्चा कर रहे थे इसमें लगभग सभी जितने भी पैनलिस्ट थे सबने इसी पॉइंट को उठाया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन की जहां बात आ जाती है वहां पर हम मार खा जाते हैं। हमारी योजनाओं में कोई कमी नहीं है और हो सकता है कि जिस थॉट के साथ हम कोई योजना लेके आ रहे हैं उस थॉट में भी कोई कमी ना हो, लेकिन जब जमीन पे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है वहां हम मार खा जाते हैं। ये सबसे बड़ा चुनौती है, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक चीज दिखाने के होता क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की आयुष्मान योजना आई, तो अब देखना ये चाहिए कि लोगों को इससे कितना फायदा हो रहा है, रादर देन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं, अपोलो है या फोर्टिस है, उनको कितना फायदा हो रहा है ये नहीं देखना, इंश्योरेंस कंपनी को कितना फायदा हो रहा है ये नहीं देखना, हमें ये देखना कि आम आदमी को कितना फायदा हो रहा है। बिल्कुल। जिस दिन हम ये सोचने लग जाएंगे कि आम आदमी को इस योजना का कितना फायदा हो रहा है, उस दिन वो असली इम्प्लीमेंटेशन है। अब तो ये है कि बिल्कुल अच्छी बात है कि बाईपास सर्जरी गरीब आदमी करा रहा है, कैंसर का इलाज गरीब आदमी करा सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उसकी फंडिंग है उसका ज्यादा हिस्सा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जा रहा है या इंश्योरेंस कंपनी को जा रहा है, वो गलत है। असली बेनिफिट असली आदमी के पास नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल होना ये चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आशीष मान भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। आशीष जी, अब बात अगर एजुकेशन सेक्टर की करें तो कोरोना काल ने तो हालांकि हर चीज को, हर सेक्टर को प्रभावित किया है। एजुकेशन में हमने देखा कि स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो तो चले नहीं,
लेकिन ऑनलाइन स्टडी का एक नया पैटर्न सामने आया पूरी दुनिया के। बहुत सारे रिसर्च ये भी कहते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अच्छी बात है कि ऐसी किसी समस्या के दौरान हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन क्लासरूम का अल्टरनेट ये नहीं हो सकता है। इस पर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। तो ऐसे में अब एजुकेशन को लेकर आपको लगता है कि कुछ चीजें अब नए तरीके से, नए सवालों के साथ और नए बिंदुओं के साथ सोचने की जरूरत है, और खास बात इसमें यह भी हो जाती है कि नई शिक्षा नीति जो है वो भी लागू होने जा रही है। थैंक यू। मैं अपने प्रीवियस आपके चैनल से आया था अभी, और पहले भी मैंने बोला है, और आपके जितने और मेहमान हैं उन्होंने कुछ चीजें बोली हैं जी। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो इतना बुरा नहीं हुआ, बस ये है कि हम लोगों को फोर्स किया एक नेचुरल आपदा ने, प्राकृतिक आपदा ने ऑनलाइन जाने के लिए, जबकि ऑनलाइन हम लोग को थोड़ा थोड़ा शुरू कर देना चाहिए जी। तो प्रयोग जो होते हैं वो प्रयोग हम लोग के द्वारा होने चाहिए, ना कि प्रकृति के द्वारा। हाँ। लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा, मतलब अच्छा इस लिहाज से हुआ कि एजुकेशन में थोड़ा थोड़ा, मतलब मनुष्य के लिए तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग ऑनलाइन की प्रैक्टिस करने लगे। ऑनलाइन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए हमारे बहुत बड़ी समस्या है कि हर चीज का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है बड़े बड़े शहरों में। अच्छी एजुकेशन के लिए बड़े शहर जाइए, या अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े शहर जाइए, तो छोटे शहर बेचारे या गाँव पीछे रह जाते हैं। तो ऑनलाइन से एक फायदा हो जाता है कि अच्छे ट्रेनर, वहां तक एक्सेस उनको मिल जाएगी थ्रू टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आप देखिए ये ऑनलाइन जो हुआ है, ये ऑनलाइन एक और विधा कहलाती है ई लर्निंग, राइट, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसमें पूरा क्लासरूम सिमट जाता है आपके स्क्रीन पे। उसमें एक ट्रेनर पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके पास बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें लोग क्वेश्चन भी, चैट भी चल रही है, सारा कुछ होता है। तो वो जो इंजन है, वो ई लर्निंग की जो विधा है, वो एक्चुअली अभी नहीं आई है। अभी क्या हुआ है, क्लास को दूर कर दिया गया। तो अगर सब लोग एक कमरे में नहीं बैठ सकते थे तो अब दूर दूर बैठे। हाँ। तो ये एक्चुअली यही हुआ है अभी तक, लेकिन अभी इससे आगे जाना कि ई लर्निंग पे जाना है। और सबसे बड़ी चीज है कि नए नए जो प्रयोग बाहर हो रहे हैं, बाहर की दुनिया में, वो हमको यहाँ पे करना। और नई शिक्षा नीति में उसके प्रपोजल्स हैं, उसके बारे में बात की गई है, लेकिन अब वही जो सब लोग कह रहे हैं कि कितनी जल्दी वो इम्प्लीमेंट होगा, कितनी, मतलब कितना उसका असर होगा, क्योंकि अभी तो शिक्षा नीति आई है, इससे अभी कंटेंट होगा, फिर डिप्लॉयमेंट होगा, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, सारा कुछ होगा। उस पे अगर जोर दिया जाए कि उसको जो कहते हैं हम लोग DLC, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो छोटी कर दी जाए, जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो ज्यादा देश के लिए फायदा करेगा। क्योंकि बजट में हम लोग हमेशा, मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कितना पैसा एलोकेट हो रहा है, क्या हो रहा है। पैसा एलोकेट होना तो एक अलग प्रक्रिया है जी, लेकिन क्या होता है, फरवरी माह के बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक सबके दिमाग से बजट चला जाता है। तो वो जो पैसा जिस कार्य के लिए दिया गया था, वो कितना कार्य हो रहा है, कितना प्रैक्टिकली लोगों को दिख रहा है। एक्चुअली आम आदमी तो कुछ समझ ही नहीं पाता उसके बाद, बिल्कुल सर, वो एजुकेशन में जो हुआ था वो कहाँ तक पहुंचा आखिरी व्यक्ति तक। तो इम्प्लीमेंटेशन, जो सबने कहा कि वो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, क्योंकि हम कल ही बात चल रही थी मेरी किसी से कि हमारे यहाँ क्या होता है, एक्शन स्पीक बट एक्शन डजंट परफॉर्म। हम लोग जो करना है उसको तो खूब बोलते हैं, लेकिन वो करके कहाँ दिख रहा है, वो एक एरिया है जो मिस हो जाता है। ये एजुकेशन में भी, जैसे सारे सेक्टर में जरूरत है, एजुकेशन में भी जरूरत है कि उसको करके दिखाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन की बात। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से सर, और जब भी अभी हम करीब 2 घंटे से प्री बजट डिस्कशन हम कर रहे हैं, और इसमें हर पैनलिस्ट ने एक यही यहाँ पर आकर के बात रुक जाती है कि हम इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, कहीं फेल्योर वहां पर आ जाता है बहुत सारी चीजों को, तो उस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े रहें, बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और खासतौर पर डॉक्टर सतबीर जी से मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि कोरोना में अब क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि ये वैक्सीन जो है सब लोगों को जब मिलने लगेगा, इसके कई पैसे तो नहीं लेने लगेगी सरकार। इसी सवाल के साथ लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सतबीर जी, सतत पहल द्वारा आज जो कचरा और कृषि अपशिष्ट है, वो कल गाड़ियों में फ्यूल बनकर दौड़ेगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे, रोजगारों का सृजन होगा, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का आयात घटेगा,
पर्यावरण होगा स्वच्छ और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सतत पहल, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सक्षम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल, PCRA एवं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े, मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सारों सार। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मनसाहुद्र ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आप लोग परेशान हैं लोगों से, आप परेशान हैं डॉक्टर से, आप परेशान हैं उनकी दवाओं से, क्योंकि वे दवाएं एंटीबैक्टीरियल हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। जो बैक्टीरिया को नष्ट करती है वो शरीर पर साइड इफेक्ट अवश्य लाती है। इसलिए उन दवाओं का प्रयोग करते करते आप रोगों के घर बनते जा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो हमें दवाओं की नहीं, रोग से लड़ने की ताकत की आवश्यकता है, यानी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की ताकत की आवश्यकता है। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा का विधान है। रसायन जरा आरोग्य मृत्यु नाश आहे नश्यते वो रसोमत है, जो शरीर में जरा को, बुढ़ापे को नष्ट कर दे, अकाल मृत्यु को न आने दे और प्रत्येक रोग को समूल नष्ट करता है। उस रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करने वाली चीज को रसायन कहते हैं। हमने भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके दिव्य रसायन का निर्माण किया है। आप लोग उस रसायन का प्रयोग करके प्रत्येक रोग को समूल नष्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए अपने इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। कॉल करो 82 83 060 000। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े,
मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सारों सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप सभी को बता देते हैं। कैबिनेट की एक बैठक जो है वो लगातार चल रही है और प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस पर बजट पे मुहर लगेगी, मंजूरी दी जाएगी और ये एक प्रक्रिया जो है वो होती है कैबिनेट की तरफ से, इसे मंजूर किया जाएगा और फिर जो है बजट पेश किया जाएगा। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बजट को मंजूरी जो है मिल गई है और स्वाभाविक सी बात है, सरकार की रजामंदी से सभी चीज़ें हुई हैं। तो एक परंपरा है और इस व्यवहारिक परंपरा को निभाते हुए ये मीटिंग जो हो रही है और बजट को मंजूरी दी गई है। हम चर्चा कर रहे हैं लगातार और सतबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा, इन दोनों ही स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों ही क्षेत्रों में किस तरीके से सरकार नजर रखेगी। सतबीर जी, जो मैं सवाल पूछ रहा था, क्योंकि एक जिक्र आ रहा है कोरोना सेस लगाने का भी, इस पर भी बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बजट इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बढ़ा दें बेशक, लेकिन उसको अलग रखें, कोरोना के लिए जो भी चीजें उसको अलग रखी जाए। एक चीज क्या आप मान करके चल सकते हैं या तमाम लोग मान करके चले कि सरकार जो है कोरोना की वैक्सीन सब लोगों तक पहुंचाएगी, तो इसे मास लेवल पर पहुंचाने के लिए वो सरकार की तरफ से ही मुफ्त में जाए, जैसे हम पोलियो का ड्रॉप्स देखते हैं, या फिर इसको लेकर कुछ चार्ज भी सरकार लगा सकती है? आप इसको किस नजर से देखते हैं सर, थोड़ा समझाएं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। ये तो कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ये बेवकूफी नहीं कर सकती कि वैक्सीनेशन की दो पैसे ले। हाँ, अल्टीमेटली मजबूरी में उनको वैक्सीन फ्री देनी पड़ेगी। ये किया जा सकता है, जैसे अब 2-3 महीने आम जन को वैक्सीन नहीं लग रहा, तो हो सकता है महीने 2 महीने बाद सरकार कह दे कि जिसने अपना प्राइवेट वैक्सीन लगवाना है वो प्राइवेट आदमी से जाकर के लगवा सकता है, उससे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन कोई भी सरकार ये बेवकूफी नहीं कर सकती। और डेमोक्रेसी हमारी ऐसी होगी, हर 6 महीने साल में कोई ना कोई चुनाव आते रहते हैं। अब बंगाल में चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो वैक्सीनेशन के पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। और तो किस लिए नहीं बनता कि ये जो बीमारी लाई है आम आदमी तो लेके नहीं आए। जी सर, बीमारी तो हवाई जहाज से आई है, बाहरों से आई है। बिल्कुल सर, ये तो है नहीं कि आम आदमी बीमारी लेके आए हों। हवा, पानी और वेक्टर जनित बीमारियां जितनी भी हैं उनका रोकथाम सरकार की जिम्मेवारी है। आप रोक नहीं पाए, एक तो आप अपने फर्ज को रोकने में फेल हुए हो, अब उसको आगे रोकने में आप लोगों से पैसे लोगे, तो ये बिल्कुल भी इसका कोई औचित्य नहीं है। ये चाहे आसानी से मान जाए फ्री वैक्सीनेशन के लिए, चाहे बाद में माने, इनको फ्री वैक्सीनेशन के लिए मानना पड़ेगा। लेकिन वैक्सीनेशन में एक वैक्सीनेशन की कॉस्ट नहीं होती, और भी बहुत चीजें इन्वॉल्व है, मैन पावर इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, लोगों की ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, जगह इन्वॉल्व है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे खर्चा होता है और सब पे कॉस्ट होएगा। दूसरी बात, आपने अभी कोरोना सेस की बात कही, उस पर भी मैं थोड़ी टिप्पणी देना चाहता हूँ जी। कोरोना सेस लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट एक सिस्टम हो गया, पीपीपी में हर एक चीज को शुरू कर देते हैं। जी सर, पीपीपी में ठीक है, लोगों को भी फायदा होता है, चाहे सड़क बननी है, चाहे एयरपोर्ट बनना है, चाहे हेल्थ स्ट्रक्चर है, चाहे हॉस्पिटल बनने हैं, लेकिन असली फायदा होता है कॉर्पोरेट सेटअप को। पीपीपी मोड में फायदा हो रहा है कॉर्पोरेट सेटअप को, इंश्योरेंस कंपनियों को, उनको। तो जब अगर पीपीपी मोड में आप, क्योंकि बजट नहीं है इसमें, सही बात है कि रिवेन्यू इस टाइम सरकार के पास कम है जी, क्योंकि लोगों के पास ही पैसा देने के लिए नहीं है, और पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं या चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, उसके लिए पहले ही बहुत हाहाकार हो रहा है। तो ये तो पेट्रोल के कारण है कि सरकार के पास बहुत बड़ा रिवेन्यू आ रहा है, अदरवाइज इनकम टैक्स में या बाकी चीजों में सब जगह पर लोग जो है ना देने की कैपेसिटी में नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है कि पीपीपी में शुरू कर दिया जाए। ये ठीक है, छोटी सी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कोई प्रायोरिटी पे लगवाना चाहता है, क्योंकि इस टाइम हेल्थ वर्कर्स को
या डॉक्टर को, नर्सिस को ही वैक्सीनेशन चलेगी लगभग 2-3 महीने। जी। तो इस दौरान कोई लगवाना चाहता है प्राइवेट अपना लगवा ले, पैसे देके, इतना चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो आपका जो पहला सवाल था कि क्या सरकार पैसे लेगी, सरकार ले नहीं पाएगी। हाँ। अगर अनाउंस भी कर देगी तो उनको वापस लेना पड़ेगा, इसका कोई तुक भी नहीं बनता। 1% भी कोई ऐसी उम्मीद तो मुझे नहीं है। आपको लगता है कि हो सकता है राजनीतिक दबाव भी, और दूसरा अलग तरीके से कि कुछ लोगों को जिसको लगवाना है प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर या डॉक्टर के पास जाकर आप लगवा लें, और जो चार्ज वो एक डिसाइड सरकार हो सकता है कर देगी कि अगर आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाकर लगवाते हैं तो इससे ज़्यादा चार्ज नहीं वहाँ पर लगेगा। और दूसरा सेस के जरिए जो है हो सकता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके कि वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ जुटाया जाए पैसा और यहाँ जो है मुफ्त में वैक्सीन दी जा सके। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जैसा आपने स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक दबाव जो है भारत की सत्ताओं पर रहता है, क्योंकि हर 6 महीने बाद कहीं ना कोई चुनाव भी रहता है। आशीष मान, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ, चलिए एक बड़ी खबर इस बीच पहले बता दें, कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो गई है और अब से कुछ देर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और तमाम सरकार के लोग जो है वो संसद भवन के उस हॉल में पहुंचेंगे जहां पर बजट पेश किया जाएगा। अब से कुछ देर के बाद, अब बस थोड़ा ही समय बचा है जब बजट पेश किया जाएगा, और बजट की जिन चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी और उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सरकार किस नज़र से देख रही है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, अगर उस सर्वेक्षण को देखा जाए सरकार के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी सरकार और किन चीज़ों को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जिसका जिक्र प्रधानमंत्री बार बार कर रहे थे कि पूरे दशक का आधार जो है इस बजट से कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उम्मीद जताई है कि किस तरीके का बजट होना चाहिए। अपनी उम्मीद और अपना कमेंट भी उन्होंने रखा और कहा कि बजट किसानों के लिए होना चाहिए। हालांकि इससे पिछला बजट जो है सरकार ने किसानों के लिए ही उसे अनाउंस किया था और किसानों के बारे में ही उसमें सबसे ज्यादा बातें थी, लेकिन जिस तरीके से पूरे साल घटनाक्रम रहे उसके बाद चीजें कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा रही हैं। अब फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा कि किसानों के लिए बजट होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं का भी बजट बढ़ाया जाए। ये बहुत बड़ी चीज़, इस पे देखना होगा क्या होता है। आशीष्मान, आपसे मैं समझना चाह रहा था कि हम देखते हैं भारत देश में बहुत से बच्चे जो हैं वो भूख से ही मर जाते हैं, बहुत से लोग कुपोषण का शिकार रहते हैं और ऐसे में हम देखते हैं कि अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ के राशन से ही, कई का घर तो वहाँ के जो राशन चलता है तो परिवार जो है उसी राशन में से थोड़ा थोड़ा खाता। बहुत सारी रिपोर्ट हमने लॉकडाउन के दौरान भी करी जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ऑनलाइन जब हो गया, ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बातें जब शुरू हो गई तो उनके पास समस्या ये थी कि मोबाइल फ़ोन, ऐसा स्मार्टफोन नहीं कि वो ऑनलाइन क्लास कर सकें, लैपटॉप उनके पास नहीं। किसी तरीके से परिवार ने पैसे जोड़ करके एक फ़ोन ले लिया तो घर में 2 से 3 बच्चे हैं, अब उन सबको एक फ़ोन से करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। ऐसी हमने काफ़ी रिपोर्ट करी और देखा कि ग्राउंड पर चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं। हो सकता है समय के साथ साथ सरकारें अनाउंस कर देती हैं कि हम फ्री में टैबलेट देंगे, फ्री में मोबाइल फ़ोन देंगे, एंड्रॉयड फ़ोन दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी गई हैं, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि कहीं ऐसा गैप नहीं आ जाएगा कि ऑनलाइन की पढ़ाई है या ई लर्निंग जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो अगर एक स्तर पर शुरू हो जाता है तो दूसरा ग्रुप जिसका मैं बात कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएगा और गैप बहुत बढ़ जाएगा दोनों ही के बीच में? एक्चुअली ई लर्निंग में कभी भी दो तरीके की सोच है। एक होता है कि कंप्लीट ऑनलाइन, एक होता है ब्लेंडेड अप्रोच, जिसमें कुछ ना कुछ पार्ट, ज्यादातर पार्ट क्लासरूम में हो और कुछ एड जो है, जो बाकी चीजें हैं वो बच्चा अपने से ऑनलाइन कर ले और उसका डिस्कशन क्लास में कर ले। तो उससे क्या होता है, थोड़ा लोड कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, देखिए क्या हो रहा है कंट्री में एजुकेशन के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, हम लोग का थोड़ा सा इंटेलेक्ट डेफिसिट हो गया है। हम लोग प्रयोग में नहीं जा रहे हैं, हम लोग जो चीजें चली आ रही उसी को, मतलब एक बॉक्स कोई लेके आ रहा है उसी को उठा के आगे तक पहुंचा दिया। कोई ये नहीं कोशिश कर रहा है कुछ नया बॉक्स बनाया जाए, राइट, कुछ नई चीज की जाए। और ये नहीं है कि ऐसा हो नहीं रहा है हर जगह पे, हर जगह हो रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा बच रहे हैं। तो जैसे कोई धारा चलती है, हम उसके पीछे चलते हैं, उसको डॉक्टर की तरह सर्जरी भी करने लगते हैं और सोचते हैं बस यही है जो कुछ है, नया यही आ गया। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि माइंड एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, जैसे आजकल विदेशों में डीप लर्निंग की बात हो रही है, हम लोग के यहाँ शैलो लर्निंग होती है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है,
तो जहाँ पे थोड़ा सा हम लोग प्रयोग में अगर जाए ना, तो ये ब्लेंडेड अप्रोच ज्यादा सुविधाजनक होगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, एकदम से एक्सट्रीम ना ले लें। आपका कहना बिल्कुल सही है कि क्लासरूम से उठ के एकदम से ऑनलाइन चले गए, हाँ। तो उसके अपने बहुत सारे नेगेटिव वो भी आएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग अगर बढ़े, ब्लेंडेड से चलें, क्लासरूम में थोड़ा करें, थोड़ा ऑनलाइन, धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग को ग्लोबल भी बनना है। हमें वो नई जनरेशन को अपॉर्चुनिटी भी देनी है कि वो ग्लोबल समाज के साथ उठ बैठ सके, उनके साथ कम्पीट कर सकें। तो अगर हम वो अभी से नहीं डालेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक समय के बाद अट्रेंडम उसमें घुसना और सब कुछ सीख जाना, हाँ। वो थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रयोगात्मक होना पड़ेगा, पेडागॉजी बदलनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा। इस तरीके से कंबाइंड रूप में कलेक्टिवली हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आशीष मान आपका भी और सतवीर चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने एक्सपर्ट कमेंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब से कुछ देर के बाद बजट जो है वो पेश किया जाएगा और कैबिनेट की बैठक जो है वो अभी खत्म हुई और थोड़ी ही देर में उम्मीदों का बजट पेश होने जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अब से कुछ देर के बाद बजट पेश करने जा रही हैं। मोदी सरकार का 9वां और निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट और पूरी तरीके से इस बार डिजिटल होने जा रहा है। अब से थोड़ी ही देर के बाद बजट पेश होगा। देश को जो उम्मीदें हैं वही खाते में क्या है, कितना खर्च हुआ, कितना खर्च करेंगे, किस तरीके से रोजगार बढ़ेंगे, स्वास्थ्य को लेकर सरकार क्या सोचती है, कहां कितना खर्च करेगी, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, कृषि के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और तमाम वो वर्ग, वो हिस्सा जो देश को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उन सब के लिए इस बजट में क्या होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर के बाद ये पिटारा खुल जाएगा और चीजें स्पष्ट होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ देर के बाद बजट पेश करेंगे और इसको लेकर के यूनियन बजट मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है, जिसे आप एंड्रॉयड और आईफोन पर दोनों पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप पर भी बजट पूरा देख सकते हैं। और इसके अलावा खबर फास्ट पर तो लगातार आपको बजट की पूरी कवरेज हम दिखाएंगे ही और बजट की हर एक एक बारीकी को समझाने के लिए भी हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और दिखाएंगे आपको बजट किस तरीके से आज आपके लिए क्या लेकर आने वाला है।